नमस्कार मित्रों। स्वागत है स्टोरी मग में, यानी कहानियों की उस दुनिया में जहां हर आवाज एक भूली बिसरी दास्तान के पर्दे उठाती है। और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो मेरी अपनी कहानी है। जी हां, मेरा नाम है धुरंधर लाल। मेरी रोचक कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। धुरंधर लाल यानी एक आम नाम, पर जिंदगी कुछ खास रही, क्योंकि मैं सिर्फ एक आम व्यक्ति नहीं बल्कि उसी राज्य के राजा का सबसे छोटा बेटा हूं। 3 भाइयों में सबसे छोटा, सबसे जिद्दी और सबसे ज्यादा सपने देखने वाला। बचपन से ही राजमहल में पला बड़ा, लोगों की उम्मीदें और वो कुर्सी जिसे राज सिंहासन कहते हैं, उस पर बैठने के लिए हर कोई तैयार खड़ा था। लेकिन ये कहानी राजगद्दी पाने की ही नहीं, खुद को पहचानने की भी है। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन वक्त ने मुझे सिखाया कि राजमहलों की ऊंची दीवारों के पीछे जो खेल चलता है, वहां दिल से ज्यादा दिमाग चलता है, और चालें जो उन किताबों से कहीं ज्यादा पेचीदा होती हैं जो 55 में हमें पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए, मैं आपको लिए चलता हूं उस वक्त में जब मेरी कहानी शुरू हुई। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां की राजगद्दी पर बैठा था मेरा पिता, एक बेहद दयालु, न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा। उनके राज्य में अमन, चैन और खुशहाली थी। लोग खेतों में मेहनत करते, मेलों में हंसते और रातों में चैन की नींद सोते। हम तीनों भाई, मेरे 2 बड़े भाई और मैं, राजनीति, युद्ध कला और प्रजापालन की शिक्षा में लगे रहते थे। हमारा लालन पालन ऐसा हुआ था जैसे हर बेटा कल का राजा हो सकता है। राजा यानी मेरे पिताश्री का एक खास महामंत्री भी था, बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और पूरी तरह से राज्य के लिए समर्पित। वह न सिर्फ राजा का विश्वास पात्र था, बल्कि हमारी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा भी उसी के हाथों में था। पर कहानी यहीं सीधी नहीं जाती, क्योंकि हर महल के अंदर कुछ परछाइयां भी होती हैं। एक और मेरे पिता का एक सलाहकार भी था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, बस इतना समझ लीजिए कि वो हमेशा राज्य और जनता की भलाई के नाम पर अपनी बात कहता, लेकिन दिल में जलन और चालाकी की आग लिए घूमता। खासकर महामंत्री से वो भीतर ही भीतर जलता रहता था, क्योंकि राजा का भरोसा उस महामंत्री पर दिन ब दिन गहराता जा रहा था। और एक दिन जब राजा अपने निजी कक्ष में अकेले बैठा था, वो सलाहकार सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर पहुंचा। महाराज, आप पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। एक बात है जो दिल को भीतर तक परेशान कर रही है, अगर इजाजत हो तो कहूं। राजा ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? उसने नजरें नीची कर लीं, मानो शब्द ढूंढ रहा हो। फिर बोला, राजा जी, ये राजमहल, ये राजगद्दी बहुत नाजुक चीज होती है। बाहर वालों से ज्यादा कई बार अपने ही लोग आंखें गड़ा लेते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और अफसोस, मैंने कुछ ऐसा ही सुना है। काश ये सूचना गलत हो, लेकिन मेरे कानों ने सुना है कि आपका महामंत्री राजकुमारों को उकसा रहा है, राजगद्दी की लालच दिखाकर उन्हें आपके खिलाफ भड़का रहा है। और शायद वो खुद भी उस राजगद्दी के लिए अपनी चालें बिछा चुका है। अब हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। वो मुस्कुराता हुआ सलाहकार, जिसकी आंखों में चालाकी छिपी रहती थी, अब एकदम गंभीर होकर राजा के सामने झुक गया और बोला, अब वक्त कम है महाराज। इस बात को एक पल के लिए भी टालना खतरनाक हो सकता है। अगर ये साजिश सच में चल रही है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। आपके अपने बेटे आपस में टकरा जाएंगे, खाने पीने का सामान छिन जाएगा, लोग सड़कों पर लड़ पड़ेंगे और मौका देखकर कोई दुश्मन ताकत हमला कर देगा, वो भी तब जब हम अंदर से टूट चुके होंगे। राजा ने सलाहकार की आंखों में देखा और पहली बार उसे डर नहीं बल्कि भरोसे जैसा कुछ नजर आया। लेकिन अंदर से वह खुद टूटा हुआ था। उसे अपने बेटों पर नाज था। वो तीनों उसकी रगों का खून थे, बहादुर, समझदार और अनुशासन में पले बड़े। लेकिन एक साया सा शक उनके ऊपर मंडरा रहा था। मैं अपने बेटों के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता, राजा बुदबुदाया। वो मेरी जान है, मेरी ताकत है, मेरी जान का टुकड़ा है। और यह कहते हुए राजा की आंखों में नमी उतर आई। ये देखकर सलाहकार थोड़ा और पास आया और धीमे सुर में बोला, महाराज, अगर इजाजत दें तो मैंने एक रास्ता सोचा है। राजा ने आंखें उठाकर कहा, बोलो, जल्दी बोलो,
मेरा दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा। सलाहकार बोला, आप तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाइए और कहिए कि अब आप बूढ़े हो गए हैं और राज सिंहासन किसी एक को सौंपना चाहते हैं। लेकिन पुराने जमाने के उसूल थे कि सबसे बड़ा बेटा ही वारिस बने। लेकिन मैं चाहता हूं कि राजगद्दी उसी को मिले जो वाकई उसके लायक होगा। आप कहिए कि तीनों बेटों का इम्तिहान होगा, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें हिम्मत, बुद्धि, करुणा और नेतृत्व की असली परख होगी। जो इस कसौटी पर खरा उतरेगा वही अगला राजा बनेगा। इस तरह न तो किसी का सीधा नाम लिया जाएगा, न कोई बगावत की बात उठेगी, और आपके बेटों को भी एक मौका मिलेगा खुद को साबित करने का। दूसरे दिन राजा ने दरबार में इस बारे में बताया। राजा की इस योजना ने दरबार को हैरानी में डाल दिया, लेकिन तीनों राजकुमारों ने सिर झुकाकर अपने पिता के आदेश को स्वीकार किया। अगले दिन उन्हें भरपूर धन, घोड़े और जरूरी सामान देकर खुशी खुशी रवाना किया गया। राज्य के बाहर एक पुराना वीरान सा महल था। वही जगह चुनी गई उनके विदा होने से पहले की आखिरी रात के लिए। तीनों भाई वहां मिले, साथ बैठकर खाना खाया, पुराने किस्से याद किए और आपस में चर्चा करते रहे। पिता को अचानक ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, ये सवाल सबके मन में था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तीनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। बड़ा राजकुमार पूरब की ओर और मैं पश्चिम की ओर। मैं जो स्वभाव से सबसे शांत, आज्ञाकारी और मन से निर्मल था, मैं अकेला उत्तर की ओर बढ़ चला। शायद मेरी किस्मत में शायद वो लिखा था जो आने वाले समय में इतिहास बनकर लोगों की जुबान पर आने वाला था, और जिस कहानी में मैं, धुरंधर लाल, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ देखने वाला था। उत्तर दिशा की तरफ अकेले चलता हुआ मैं, धुरंधर लाल, उस वक्त सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक ऐसा मुसाफिर बन चुका था जिसे न मंजिल का पता था, न रास्तों का भरोसा। बस इतना मालूम था कि मुझे एक ऐसा कुछ ढूंढना है जो दिल जीत ले और जेब में समा जाए। शुरू शुरू में रास्ता बड़ा सीधा और शांत था। हरे भरे खेत, तालाबों से झांकती बगुले जैसी चुप्पी और पगडंडी पर पड़े सूखे पत्तों की सरसराहट, लेकिन अंदर से मन बड़ा बेचैन था। मैं सोचता जा रहा था, क्या वाकई पिता चाहते हैं कि मैं ही राजा बनूं, या ये कोई और साजिश है? खैर, दिन ढलते ढलते मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ियां थीं और एक बरगद का पेड़ जिसके नीचे कुछ बूढ़े बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते दिखे। मैंने उनसे पानी मांगा तो एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, पानी तो मिलेगा बेटा, लेकिन असली प्यास बुझाने को कुछ और चाहिए। तुम किसी खोज में हो क्या? मैं चैंक पड़ा। कैसे जान लिया इन्होंने? उन्होंने हाथ से इशारा किया और बोले, जाओ उस पहाड़ी की तरफ जहां चट्टानों के बीच एक पुरानी गुफा है, वहां एक पागल बूढ़ा रहता है। लोग कहते हैं उसके पास कुछ अजीब जानवर हैं। मैं एक पल को ठिठका, फिर सोचा, अगर यह सच है तो शायद मेरी तलाश की पहली कड़ी वहीं हो। अगली सुबह मैं उसी दिशा में निकल पड़ा, और जैसे जैसे जंगल गहराता गया, मन में डर और उम्मीद दोनों का अजीब सा खेल चलने लगा। पेड़ों से छनती रोशनी, पंछियों की आवाजें और हर कदम पर महसूस होती वो बेचैनी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। वो सर्दियों के दिन थे जब हर सांस जैसे बर्फ का टुकड़ा बन के सीने में चुभ रही थी। मैं अकेला अपने घोड़े पर सवार उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था। तेज हवा चेहरे पर ऐसे लगती जैसे कोई बारीक सुई चुभो रहा हो, और हर झोंका जैसे पूछ रहा हो कि आखिर क्यों निकले हो ऐसी खोज में, जो शायद नामुमकिन है। मैंने ऊनी कपड़े पहन रखे थे, पर ठंडी इतनी गहरी थी कि दांत खुद ब खुद टकरा रहे थे और हाथ लगाम थामे हुए भी कंपा रहे थे। मगर रुकना मुमकिन नहीं था। ये सफर सिर्फ परीक्षा का हिस्सा नहीं था, ये मेरी पहचान का रास्ता बन चुका था। रास्ते में न कोई इंसान दिखता, न कोई परिंदा, सिर्फ वीरान जंगल, बर्फ से जमी जमीन और दूर तक फैली खामोशी। मैंने कई बार इधर उधर देखा, शायद कोई छोटा कुत्ता दिख जाए, पर वहां तो पेड़ों की सरसराहट और घोड़े की थकी हुई सांसों के सिवा कुछ नहीं था। 1 महीना यूं ही बीत गया। दिन रात चलते चलते जिस्म जवाब देने लगा था, और उस दोपहर जब मेरी हिम्मत आखिरी सिरा छूने लगी, तब दूर एक टूटी सी झोपड़ी दिखी, जैसे वीराने में कोई पुरानी उम्मीद टिमटिमा रही हो। मैं घोड़े की लगाम थामे घिसटते कदमों से उसकी तरफ बढ़ा, और जैसे ही पास पहुंचा, मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई है? दरवाजा चरमराता हुआ खुला
और सामने जो शख्स आया उसे देखकर रूह तक कांप गई। उसके माथे से लेकर जमीन तक सफेद भौहें और दाढ़ी लटक रही थीं, जैसे कोई 1000 साल पुराना साधु हो। उसने गहरी आंखों से मुझे देखा और बोला, बता बेटा, कौन है तू? मैं थोड़ा झिझकते हुए बोला, एक थका हुआ मुसाफिर हूं बाबा, बस कुछ देर की शरण चाहिए। वह मुस्कुराया, जैसे मेरे इंतजार में ही था, और बोला, आजा बेटा, ये झोपड़ी अब तेरी है। मैं अंदर दाखिल हुआ। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। बाबा ने पूछा, इतनी सर्दी में इस जंगल में क्या कर रहा है तू? और फिर मैंने सब कुछ बताया, पिता का आदेश, अनोखा कुत्ता और ये अनजान सफर। बाबा ने ध्यान से सुना, फिर बोले, बेटा अब तू आराम कर, खाना खा और चैन से सो जा। सुबह मैं तुझे बताऊंगा कि कहां और कैसे शुरुआत करनी है। मैं उनका दिया गरम गरम खाना खाकर एक कोने में लेट गया और पता ही नहीं चला कब नींद ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं गहरी नींद में खोया हुआ था, जैसे किसी पुराने राजसी जमाने के ख्वाब में चल रहा हो। सुबह जब आंख खुली तो चारों ओर धूप फैल चुकी थी, मगर बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हवा में कुछ अजीब सा तनाव था, जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। मैं तेजी से झोपड़ी से बाहर निकला और तभी देखा कि बाबा दरवाजे के पास जमीन पर आसन जमाए शांति से बैठे हैं। उनके सामने खड़े थे 3 देव, चेहरे दमकते हुए, आंखें झुकी हुई, जैसे किसी आज्ञा के इंतजार में हो। मैं वहीं ठिठक गया, और जैसे ही मेरी नजर उन देवों पर पड़ी, बदन में सिहरन दौड़ गई, पांव कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं तुरंत पलटकर झोपड़ी की तरफ भागा। लेकिन तभी बाबा की आवाज गूंजी, इधर आओ बेटा, घबराओ मत। उसकी आवाज में ऐसी अपनापन और भरोसा था कि चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका। धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। बाबा ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और उन देवों की तरफ देखते हुए बोले, ये इस धरती का राजकुमार है, वहीं जहां मैं कभी पैदा हुआ था, और इसलिए मुझे इससे बेहद लगाव है। लेकिन ये जिस काम पर निकला है वो अकेले इसके बस का नहीं। तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। पूरी दुनिया के किसी भी कोने से एक ऐसा छोटा और खूबसूरत नस्ल का कुत्ता ढूंढ कर लाओ जो राजा के दरबार में पेश किया जा सके, ऐसा खास और नायाब कि उसे देखकर राजा भी दंग रह जाए। तभी ये बच्चा उस राज्य का असली वारिस बन पाएगा। देवों ने बाबा को झुककर प्रणाम किया और एक ही पल में ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, चलो धुरंधर, अब तुम्हें अपना घर दिखाता हूं। हम झोपड़ी के पीछे पहुंचे और बाबा ने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला, और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाहर से जो जगह टूटी फूटी और साधारण सी लगती थी, अंदर से वो एक भव्य महल था। दीवारों पर सोने की नक्काशी, संगमरमर का फर्श और हवा में गुलाब और चंदन की मिली जुली खुशबू। मैं सोच में पड़ गया, ये बाबा कौन हैं? इनके पास ये देव क्यों हैं? और ये महल, क्या बाबा किसी छुपे हुए सम्राट हैं? क्या वो किसी भूले बिसरे राजवंश से हैं? मन में कई सवाल उठे, लेकिन मैं चुप रहा। बाबा मुझे हर कमरे में ले गए, और जब हम महल के सबसे आखिर वाले दरवाजे तक पहुंचे तो वह रुक गए। उनकी आंखें एकदम गंभीर हो गईं और उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा धुरंधर, ये आखिरी कमरा है, इसे कभी मत खोलना। इस दरवाजे के पीछे मैंने एक देव को बंद कर रखा है। वो अब मेरा दुश्मन बन चुका है, बहुत खतरनाक है। अगर ये दरवाजा गलती से भी खुल गया तो वो बाहर आकर हमें दोनों को खत्म कर देगा। मैं चुपचाप सिर झुकाकर वहीं खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे हाव भाव साफ कह रहे थे, ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। बाबा ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और आगे कहा, और सुनो, तुम्हें यहां किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस ताली बजा देना, जो चाहिए फौरन मिलेगा। कोई ना कोई आएगा और तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। इतना कहकर वो वापस झोपड़ी की ओर चले गए और मैं उस अद्भुत महल में अकेला रह गया। चारों ओर एक गूंजती हुई शांति थी जो रहस्य से भरी हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी। मैंने धीरे से ताली बजाई और तभी जमीन से हल्का सा धुआं उठा और उसमें से एक आदमी प्रकट हो गया, बिल्कुल चुप, शांत, जैसे मेरा आदेश सुनने को ही पैदा हुआ हो। मैंने बस पानी चाहिए कहा
और अगले ही पल उसके हाथों में एक चमकती हुई सुराही और कांच जैसा गिलास था, जिसमें से ठंडे पानी की बूंदें फिसलती हुई मेरी उंगलियों तक पहुंच रही थीं। पानी पीने के बाद मैं महल में फिर घूमने लगा। महल के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत हौज था, सफेद संगमरमर से बना हुआ। उसके चारों ओर करीने से रखी गईं कुर्सियां और हौज में तैरती रंग बिरंगी मछलियां। ऐसी मछलियां मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थीं। नीली, सुनहरी, लाल, जैसे इंद्रधनुष की बूंदें पानी में सांस ले रही हों। हौज का फव्वारा लगातार ऊपर उठ रहा था और पानी की बारीक बूंदें हवा में चमकती हुई वापस नीचे गिरती थीं, जैसे चांदी के मोती आसमान से लौटकर धरती को चूम रहे हों। मछलियों की हलचल, पानी की लहरें और बूंदों की वो झिलमिलाहट मुझे इस कदर लुभाने लगी कि वक्त का एहसास ही मिट गया। पता ही नहीं चला कब दोपहर के 2 बज गए और सूरज की धूप थोड़ी सख्त होने लगी। मैं उठा और अतिथि कक्ष की तरफ चला गया। अंदर घुसते ही लगा जैसे किसी महाराजा की खास जगह में आ गया हूं। मखमली कालीन, हल्के रंग के नर्म पर्दे और बिस्तर जो बादलों से भी ज्यादा मुलायम थे। मैंने कपड़े बदले और थकान से भरा हुआ बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब भूख लगी, मैंने फिर ताली बजाई और भोजन के लिए आदेश दिया। और इस बार मेज पर इतनी तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सज गए कि आंखें भी चकरा जाएं। सौंधी सौंधी खुशबू, गर्मा गर्म पकवान और मिठास से भरे व्यंजन। ऐसा खाना मैंने अपने महल में भी कभी नहीं खाया था। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, लगा जैसे किसी और ही दुनिया का स्वाद हो। खाना खत्म करके मैं कमरे में टहलने लगा, लेकिन अब दिल में हलचल थी। दिमाग में सवालों की बारिश होने लगी। ये सब क्या है? बाबा कौन है? वो कमरा बंद क्यों है? उसमें बंद देव कौन है? और अगर वो इतना खतरनाक है, तो बाबा ने उसे मारा क्यों नहीं? इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, इस महल, इस रहस्य और इस सफर में मैं अब अकेला नहीं था। कुछ तो बड़ा होने वाला था। रात की नरम हवा में मैं बिस्तर लेटा ही था कि न जाने कब आंखें बंद हुईं और कब नींद ने मुझे अपनी गोद में खींच लिया। पता ही नहीं चला, जैसे बरसों की थकान एक ही पल में उतर गई हो। जब आंख खुली तो आसमान में ढलती धूप की लालिमा फैल चुकी थी। शाम के 5 बजे होंगे। हैरानी की बात यह थी कि नहाने के लिए गर्म पानी पहले से ही बाथरूम में रखा हुआ था, जैसे किसी ने मेरे उठने से पहले ही सब जान लिया हो। मैंने सुकून से नहाया और फिर दोबारा हौज के किनारे आकर बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, वो रंग बिरंगी मछलियां एकदम मेरे पास तैरती हुई आ गईं। कुछ ने तो पानी से सिर बाहर निकालकर मुझे ऐसे घूरा जैसे कुछ कहना चाहती हों। मैंने गौर किया, उनके आंखों में एक मासूम सी भूख थी, जैसे कह रही हों, हमें भी कुछ दो ना। मैंने बिना वक्त गंवाए ताली बजाई। वही आदमी एकदम सामने प्रकट हो गया, हाथ बांधे खड़ा, जैसे मेरा कोई सेवक नहीं, कोई जादुई व्यवस्था हो। मैंने कहा, रोटी लाओ मछलियों के लिए। कुछ ही देर में वो सुनहरी थाल में गर्मा गर्म रोटियां लेकर सामने था। मैंने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और पानी में उछालने लगा। जैसे ही टुकड़े गिरते, मछलियां खुशी से झपट पड़तीं, पानी की सतह लहराने लगती और आसपास की मछलियां भी दूर से तैरकर मेरे करीब आ जातीं। एक रंगीन जिंदा नजारा, जैसे पानी खुद मुझे शुक्रिया कह रहा हो। यूं ही बैठे बैठे कब रात हो गई, पता ही नहीं चला। तभी बाबा आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए बेटा, खाना खा लें। मैं उनके साथ उनके कमरे में चला गया। खाना भी वैसा ही था, सादगी में बेमिसाल स्वाद। खाने के बाद मैंने पूछ ही लिया, बाबा, मुझे यहां कब तक रुकना होगा? उन्होंने कहा, जब तक तेरे लिए सही कुत्ता नहीं आ जाता, जिसमें 4 दिन भी लग सकते हैं और 4 महीने भी। लेकिन अगर अकेलापन सताए तो उसका भी हल है। इतना कहकर उन्होंने कुछ बुदबुदाया, फिर मेरी तरफ हल्के से फूंका और कहा, अब जब तू हौज के पास जाएगा तो मछलियों की बातचीत सुन और समझ सकेगा। वे बहुत दिलचस्प बातें करती हैं, तेरा मन लगा रहेगा। ये सुनते ही मेरे भीतर कुछ जाग गया, एक बेचैनी, एक उत्सुकता कि मैं तुरंत भागकर सुनूं वो बातें जो पानी के नीचे होती हैं। मैं खड़ा हुआ ही था कि बाबा ने रोक लिया। अभी नहीं बेटा, सुबह जाना, अब आराम कर। मैं मान गया, मगर दिल बेचैन था। करवट बदलते बदलते न जाने कब नींद आई और सुबह कब हुई, पता ही नहीं चला।
जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मैं हौज की तरफ दौड़ा। कुर्सी पर बैठते ही आंखें वहीं जम गईं और कान खोल दिए। धीरे धीरे पानी में सरसराहट सी गूंजने लगी और फिर सुनाई दी उनकी आवाजें, धीमी मगर साफ, जैसे कोई रहस्य मेरे कानों में उतर रहा हो। धीरे धीरे सुबह की हल्की किरणें हौज के पानी पर पड़ने लगी थीं और मैं धुरंधर लाल रोज की तरह संगमरमर की कुर्सी पर आकर बैठ गया, बस यूं ही मछलियों को देखने, कुछ सोचने और खुद से बातें करने के लिए। तभी अचानक एक मछली की धीमी सी आवाज कानों में पड़ी, देखो राजकुमार फिर आ गया, लगता है हमारी खूबसूरती से बहुत इंप्रेस हो गया है। दूसरी मछली चुटकी लेती बोली, कल भी तो पूरे दिन यहीं बैठा रहा था, जैसे हमारी मोहब्बत में पड़ गया हो। तीसरी ने हंसते हुए कहा, ये इंसान भी कमाल होते हैं, पहले तो किसी को कैद करते हैं, फिर उसी से प्यार करने लगते हैं। फिर एक और मछली बोल पड़ी, तुमने देखा नहीं, ये लोग कुत्ते को भी रस्सी से बांधते हैं, लेकिन उसे डॉगी बाबू कहकर पुचकारते भी हैं। तभी पीछे से किसी ने जोड़ा, लेकिन अगर पट्टा ना हो तो वही कुत्ता काट खाए। इतना सुनते ही सारी मछलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर वही पहली मछली थोड़ा सीरियस होकर बोली, कुत्ते को छोड़ो, ये लोग तो तोते तक को पिंजरे में बंद कर देते हैं, क्यों? क्या वो तोते से डरते हैं? अब एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे सवाल ही बहुत बड़ा हो गया हो। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक चंचल मछली फुसफुसाई, अब क्या हुआ? सबकी बोलती बंद क्यों हो गई? अभी तक तो इंसानों की बहुत तारीफें कर रही थीं। तभी कुछ मछलियां एक साथ धीरे से बोली, चुप रहो, बाबा आ रहे हैं। और फिर जैसे पूरा पानी थम गया। बाबा पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, समझ रहे हो इनकी बातें? मैंने सिर झुकाकर कहा, थोड़ी थोड़ी। बाबा मुस्कुरा दिए, चिंता मत कर, कुछ दिन में सब समझने लगोगे। और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनके जाते ही मैं फिर कान लगाकर सुनने लगा। अब मछलियां इंसानों की बातें कर रही थीं। ये आदमी सब जालिम होते हैं, एक मछली बोली, लेकिन फिर किसी ने टोक दिया, नहीं, ऐसा मत कहो। जैसे हर उंगली बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जवाब आया, शायद, लेकिन सच जानने के लिए तो एक ही चावल काफी होता है। यह सुनकर मेरा दिल फट सा गया, एक टीस सी उठी। मैं फौरन खड़ा हो गया और मेरे पास की सारी मछलियां डर के मारे पानी में गहरे उतर गईं। इंसानों के लिए इतना कटु विचार सुनकर मुझे जबरदस्त गुस्सा आया। क्यों इतना नीचे गिर गए हैं लोग? क्यों भूल गए हैं इंसानियत? बड़बड़ाते हुए मैं अपने कमरे की तरफ लौट आया और शर्मिंदगी के मारे 3 दिन तक हौज की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन चौथे दिन दिल ना माना। मैं चुपचाप संगमरमर की उसी पुरानी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, उम्मीद में कि शायद कुछ नया सुनने को मिले, कुछ ऐसा जो इंसानियत में भरोसा दोबारा जगा दे। मैं धुरंधर लाल हूं, वही छोटा राजकुमार जिसे कभी लोगों ने रेशमी पालकी में घूमते देखा था। लेकिन अब मैं एक ऐसे रहस्य में उलझा था जहां न राज्य था न रियासत, बस एक पुराना महल, एक अजीब बाबा और मछलियों से भरी एक खामोश सी हौज। उस सुबह जब मैं चौथे दिन फिर संगमरमर की कुर्सी पर जाकर बैठा तो ऐसा लगा जैसे मछलियां मेरे इंतजार में थीं, जैसे उन्हें यकीन था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। जैसे ही मैं बैठा, मैंने धीमे धीमे सुना, राजकुमार आ गया, राजकुमार आ गया। वो फुसफुसाहट नहीं थी, कोई पुकार थी, दिल से निकली पुकार। एक मछली बोल रही थी, काश ये हमारी भाषा समझ सकता, हम तो बस इतना कह पाते कि हमें बाबा के जाल से आजाद करा दे। उस एक लाइन ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया, पता नहीं क्यों, पर उन मछलियों के लिए एक अजीब सी हमदर्दी सीने में चुभने लगी। मैं सोचने लगा, क्या मैं वाकई इन बेजुबानों को बचा सकता हूं? तभी एक मछली की कड़कती आवाज आई, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भी कहानी उन्हीं राजकुमारों जैसी खत्म हो जो यहां से कभी लौटे ही नहीं। दूसरी मछली बोली, अगर उसका वक्त आ गया है तो उसे कौन बचा सकता है? और फिर एक गहरी आवाज ने कहा, अगर ये हमारी जुबान समझ सकता तो मैं बता देती कि बाबा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा जादूगर है। वो तुम्हारे काम के बदले कुछ ऐसा मांगेगा जो शायद तुम उसे दे ही ना सको, और तब पत्थर बना देगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक और बोली, और उस आखिरी कोठरी में जो पत्थर जैसे खड़े हैं वो सब वही राजकुमार हैं जिन्होंने इनकार कर दिया था।
सुनते ही मेरी रगों में खून खौलने लगा। बाबा के लिए एक अजीब सी नफरत भर गई और मैं सोचने लगा कि इन मछलियों को नहीं, उन राजकुमारों को भी इंसाफ दिलाना है। उसी समय मैं उठ खड़ा हुआ और कमरे की ओर वापस चला गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गिरी, मैं बाबा की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। लेकिन जब भीतर झांका तो जो देखा वो देखकर दिल दहल गया। बाबा जमीन पर चटाई पर बैठा था, लेकिन उसकी पलकें और दाढ़ी जमीन से अलग रखी थीं, जैसे कोई खाल छोड़ चुका हो। वो न कोई संत था न साधु, वो कोई छल्लिया जादूगर था। मैं चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन अब दिल में आग जल चुकी थी। मैं कांपते हुए हौज के किनारे जाकर बैठ गया और पहली बार मछलियों की तरफ देखा भी नहीं। तभी एक मछली बोली, आज राजकुमार हमसे नाराज लगता है। दूसरी बोली, हाँ देखो ना, आज तो खाने का दाना तक नहीं लाया। मैं हंस पड़ा, फिर ताली बजाई और नौकर को मछलियों का खाना लाने भेजा। मैंने उन्हें अपने हाथों से खिलाया और ऐसे ही 1 महीना बीत गया। हर दिन मैं वहीं बैठता, मछलियों की बातें सुनता और उनके दुख दर्द में खुद को घुलता जाता, जैसे मेरा असली जीवन अब यही था। उस दिन कुछ अजीब था। मैं हमेशा की तरह हौज के किनारे बैठा मछलियों को दाना खिला रहा था, पर अचानक एक मछली की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, राजकुमार, अब बस 3 दिन बचे हैं, फिर हम 6 महीने तक किसी से अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे। दूसरी मछली ने पूछा, ये बाबा आखिर 6 महीने के लिए जाते कहाँ हैं? पहली बोली, पता नहीं, शायद किसी और दुनिया में। उस पल दिल में आया कि बाबा से जाकर पूछूं, पर कुछ सोचकर चुप रहा। शायद वक्त आने पर सब खुद ही खुल जाएगा। अगले दिन बाबा खुद ही मेरे पास आकर बोले, देखो बेटा, मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, तू यहीं रहना। अगर कभी जरूरत हो तो वो पंखा जो तेरे सिरहाने पड़ा है, बस उसे झलना शुरू कर देना। मैं जहां भी हूं फौरन लौट आऊंगा। कहकर बाबा चला गया और अब उस पूरे महल में मैं अकेला रह गया। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए। हर रोज हौज के किनारे बैठकर मछलियों से बातें करता, उन्हें खिलाता और दिल में देव के आने का इंतजार करता। पर ना बाबा लौटा न देव आया। अब साल खत्म होने में बस 1 महीना बचा था। बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन मैं हौज के पास चुपचाप बैठा अपने ही ख्यालों में खो गया था कि अचानक एक मछली की हल्की सी आवाज आई, राजकुमार को अब आखिरी कोठरी खोलनी चाहिए। कोठरी के दाईं तरफ एक बड़ी अलमारी है, उसमें एक प्याला रखा है और उस प्याले के अंदर एक चाबी है। वही चाबी उस तहखाने का ताला खोलती है। उस कोठरी के नीचे एक गुप्त तहखाना है। जब राजकुमार वहां पहुंचेगा तो उसे एक पिंजरा नजर आएगा। उस पिंजरे में एक तोता बंद होगा। बाबा की जान उसी तोते में है। सुनते ही दिल जोर से धड़कने लगा, आंखें जैसे चमक उठीं। अब सारी तस्वीर साफ हो रही थी। बाबा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अपनी जान एक तोते में छुपाकर बैठा था, और वही तोता शायद इस राज्य का अंतिम दरवाजा था। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, और यह भी कि मेरे पास बहुत कम वक्त है। उस दिन जब मैंने मछलियों की बात सुनी तो जैसे किसी ने मेरी नींद तोड़ दी। एक मछली धीरे से बोली, राजकुमार को चाहिए कि वो उस तोते को मार दे, तभी बाबा मरेगा। मेरी सांसें थम गईं, लेकिन दूसरी मछली बोली, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक बाबा की अंगूठी तहखाने के ताले पर रगड़ी ना जाए, तब तक वो ताला खुलेगा ही नहीं। पहली मछली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं भूल गई थी, ताले की चाबी तो वही अंगूठी है। और अब मैं ये भी बता देती हूं कि वो अंगूठी मिलती कैसे है। बाबा हर उस आदमी की मदद करता है जो उसे बुलाता है, लेकिन बदले में उस इंसान की सबसे कीमती चीज मांगता है। किसी भी इंसान की सबसे प्यारी चीज उसकी संतान होती है, और सबसे खास होता है उसका पहला बेटा। अगर कोई मना करे तो बाबा उसे पत्थर का बना देता है, और जो दे दे तो उस बेटे को अंगूठी पहनाकर सालों तक अपने महल में पालता है। बढ़िया खाना, अच्छे कपड़े, हर सुख देता है। और ठीक 4 साल बाद एक रात चुपके से उसे मारकर उसका खून पी जाता है। उसी खून से उसकी उम्र 50 साल और बढ़ जाती है। एक तीसरी मछली ने चिंतित होकर पूछा, तो फिर राजकुमार अपने बेटे को कैसे बचाएगा? पहली मछली ने जवाब दिया, उसे चालाकी से काम लेना होगा। राजकुमार को बाबा को अपना बेटा सौंप देना चाहिए, और फिर 9 साल बाद जब मिलने आए तो
तो मौका देखकर बाबा का वो हाथ तलवार से काट दे जिसमें अंगूठी हो, अंगूठी निकालकर तहखाना खोले, फिर उस पिंजरे में बंद तोते की गर्दन मरोड़ दे। उसी पल बाबा खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उस तोते का खून पत्थर में बदले गए लोगों पर, मछलियों पर और राजकुमार के बेटे के कटे हुए हाथ पर डालना होगा। तभी सब फिर से अपनी असली हालत में लौटेंगे। सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये सिर्फ कोई जादुई रहस्य नहीं था, ये तो किसी जन्मों के अभिशाप की चाबी थी। और अब ये जिम्मेदारी मेरी थी, मेरे कंधों पर। और अगर एक भी कदम चूका तो सब खत्म हो जाएगा, यानी मेरे अपने बेटे सहित। मैंने मछलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और सीधा महल की उस सबसे अंदर वाली कोठरी में पहुंचा जहां वो जादुई प्याला रखा था। वहीं से वो चाबी निकाली जो तहखाने के ताले को खोल सकती थी। उस वक्त मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। पूरे 1 साल की मियाद में अब बस 10 दिन बचे थे और मेरे अंदर की बेचैनी हर घंटे बढ़ती जा रही थी। दिल जैसे किसी नामालूम डर से कांप रहा था। मैंने घबराकर वो जादुई पंखा उठाया और झलना शुरू किया। तभी हवा में कुछ अजीब सा घुमाव हुआ और अचानक बाबा मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उनकी आंखों में वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन मेरे मन में तूफान चल रहा था। उन्होंने पूछा, अब क्या बात है बेटे? मैंने हकलाते हुए कहा, बाबा सिर्फ 10 दिन बचे हैं और देव तो अब तक वो कुत्ता नहीं लाए, अब क्या होगा? बाबा ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, अभी बुलाता हूं उन्हें। और जैसे ही उन्होंने कुछ कहा, एक जोरदार आंधी उठी, जमीन कांपने लगी, दीवारें जैसे गूंजने लगीं और फिर चारों देव सिर झुकाए बाबा के सामने आ खड़े हुए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर एक छोटा सा कुत्ता बाबा को सौंपा। बाबा ने वो कुत्ता मेरी ओर बढ़ाया। जैसे ही मैंने उस कुत्ते को देखा, मेरी आंखों में चमक आ गई। वो वही था जिसका मुझे इंतजार था। मैं खुशी से उछल पड़ा और फौरन अपना सामान पैक करने लगा। तभी बाबा ने देवों को इशारा किया और कहा, इसे इसकी सरहद तक छोड़ आओ। मैं महल के दरवाजे पर पहुंचा, बाबा को झुककर सलाम किया और जैसे ही जाने लगा, बाबा ने हाथ पकड़कर रोक लिया। बोले, बेटा तुम्हारा मुल्क यहां से बहुत दूर है, घोड़े पर तो वक्त पर पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए देव तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात करनी है। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, आप आदेश दीजिए। बाबा की आवाज इस बार कुछ नरम थी। बोले, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानने लगा हूं। अब जब तुम अपने देश जाकर राजा बनोगे तो शायद मेरे लिए वक्त ना निकाल सको, इसलिए मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, जब तुम्हारी शादी हो और बेटा हो तो उसे मुझे दे देना। मैं उसे तुम्हारी निशानी समझकर हमेशा संभाल कर रखूंगा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में मछलियों की बात गूंजने लगी, उस अंगूठी, उस खून, उस तोते और उस दरिंदे की सच्चाई। लेकिन मैंने खुद को संभाला, हल्की मुस्कान बनाकर कहा, जैसा आप कहें बाबा, मैं आपका आदेश जरूर पूरा करूंगा। बाबा ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार की आड़ में कैसा धोखा छुपा हो सकता है। फिर उन्होंने देवों को हुक्म दिया और मैं, कंधों पर उम्मीद और दिल में राज छुपाए, अपने राज्य की ओर बढ़ चला। जैसे ही बाबा ने इशारा किया, एक देव बिना कुछ कहे झुक गया और मैं उसकी मजबूत पीठ पर सवार हो गया। दिल धड़क रहा था तेज तेज। मेरी आंखों के सामने अपने देश का महल, मां का चेहरा और वो अधूरा वादा घूम रहा था। अगले ही पल देव आकाश में उड़ चला, जैसे बिजली की लहर आसमान को चीरती हो। बाकी तीनों देव भी हमारे साथ हवा में लहराते हुए उड़ने लगे। मैं ऊपर आसमान में था और नीचे नीचे जंगल, नदियां, गांव, शहर ऐसे सरकते जा रहे थे जैसे कोई पुरानी यादें आंखों के सामने दौड़ रही हों। लेकिन तभी एक अजीब दृश्य ने मुझे चौंका दिया। नीचे एक आदमी धूल में लथपथ, फटे कपड़ों में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके झुके कंधे, उलझे बाल और थका चेहरा देखकर दिल भर आया। मैंने ध्यान से देखा और दिल एकदम से कांप गया। अरे, ये तो महामंत्री चाचा थे। मैंने तुरंत देवों को आवाज दी, रुको, नीचे उतारो मुझे। चारों देव धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगे। मैं देव की पीठ से उतरा और दौड़ते हुए उस आदमी के पास गया। महामंत्री चाचा, मैं चिल्लाया और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा।
महामंत्री चाचा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मेरी हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप यहां इस हालत में? क्या हुआ था उस दिन? और फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे अंदर आग सी जल उठी। सलाहकार ने चालाकी से उन्हें कुत्ता लाने भेजा, फिर झूठा इल्जाम लगाकर देश निकाला दे दिया। और सबसे दुख की बात, किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी। राज्य में उनके खिलाफ ऐसी चाल चली गई कि राजा और जनता सब उनकी सच्चाई से अनजान हो गए। मैंने उनके कांपते कंधे को थामा और बोला, अब सब ठीक होगा चाचा, आप मेरे साथ चलिए, मैं सब सच सामने लाकर रहूंगा। मैंने एक और देव को इशारा किया, वजीर चाचा को उसकी पीठ पर बिठाया और फिर हम सबने फिर से फिजा में उड़ान भर ली। हवा अब भी तेज थी, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ जल चुकी थी। तकरीबन आधे घंटे की उड़ान के बाद दूर से मेरे वतन की सरहदें दिखने लगीं। वो मिट्टी, वो हवा, जैसे मेरी रगों में दोबारा जान भर रही थी। मैंने देव से कहा, यहीं रोक दो, शहर के बाहर उस वीरान जगह पर। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन अब मैं तैयार था अपनी मिट्टी में लौटकर सच्चाई और इंसाफ की जंग लड़ने। जैसे ही मैं और मेरे प्यारे महामंत्री चाचा उन चारों देवों की पीठ से नीचे उतरे, दिल जैसे अजीब सी राहत से भर गया। हमने हाथ जोड़कर देवों को धन्यवाद दिया और वो चारों जैसे हवा में घुलते हुए एक पल में ओझल हो गए। आसमान में एक चुप्पी सी फैल गई थी और जमीन पर हल्का अंधेरा उतर चुका था। मैंने चाचा की तरफ देखा, उन्होंने मेरी आंखों में झांका और हम दोनों ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे किसी थकाऊ डरावने सफर के बाद घर की मिट्टी फिर से महसूस हुई हो। तभी चाचा ने धीरे से कहा, बेटा, अब हर कदम संभल कर रखना होगा। सलाहकार चालाक ही नहीं, बहुत खतरनाक भी है। अगर उसे भनक भी लग गई कि हम लौट आए हैं, तो वो जहर की तरह फैल जाएगा। मैंने सिर हिलाया, हाँ चाचा, हमें पहले यह जानना होगा कि महल के अंदर क्या चल रहा है, तभी तो सही वक्त पर सही चोट की जा सकेगी। रात का साया गहरा होता जा रहा था। आसमान जैसे हमारी कहानी के अगले मोड़ को चुपचाप सुन रहा था। हमने तय किया कि सबसे पहले शहर में किसी भरोसेमंद इंसान से मिलेंगे, जो हमें महल की असली हालत बता सके। महामंत्री चाचा हमें एक पुराने खुफिया रास्ते से ले गए, जो शहर के भीतर एक पुरानी गली में खुलता था। वहां महामंत्री चाचा का एक पुराना दोस्त रहता था। कभी दरबार में सैनिक था, अब चुपचाप जिंदगी गुजार रहा था। हमने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही वो बूढ़ा दरवाजे पर आया, हमें देखकर उसका चेहरा ऐसे खिल गया जैसे बूझी चिंगारी फिर से जल उठी हो। उसने हमें अंदर खींच लिया और हैरानी से बोला, तुम दोनों जिंदा हो? हमें तो लगा था कि तुम्हें कत्ल कर दिया गया होगा। महामंत्री चाचा ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तक नहीं, लेकिन सलाह करने कोशिश पूरी की थी। हमने उसे इशारे से बिठाया और पूछा, बताओ, महल के क्या हालात हैं? वो बूढ़ा गहरी सांस लेते हुए बोला, सलाहकार ने राजा को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। रोज नए नए टैक्स लगा रहा है, लोग तंग आ चुके हैं। राजा अब खुद सोचने समझने लायक नहीं रहे, सिर्फ वही सुनते हैं जो मुशीर कहता है। और सबसे डरावनी बात, उसने राजकुमारी प्रज्ञा को कैद करवा दिया है। ये सुनते ही मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मैंने मुट्ठी भींच ली, चेहरा तपने लगा। मेरी बहन को कैद कर लिया, अब बहुत हो गया, अब एक पल भी नहीं रुकूंगा। लेकिन महामंत्री चाचा ने मेरी बांह पकड़ ली और धीरे से बोले, नहीं बेटा, गुस्से में उठाया गया कदम दुश्मन के लिए मौका बन जाता है। पहले हमें उसकी कमजोरी पता लगानी होगी, तभी जीत हमारी होगी। मैंने खुद को रोका, गहरी सांस ली और कहा, ठीक है महामंत्री चाचा, पहले महल में घुसने का कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं, फिर हम उसे वहीं गिराएंगे जहां उसने साजिशें बोई थीं। उस रात का सन्नाटा कुछ अलग ही था, जैसे आसमान भी हमारी सांसों की रफ्तार महसूस कर रहा हो। मैं और महामंत्री दोनों उस माली के कमरे के बाहर खड़े थे, बाग के उस कोने में जहां बचपन में मैं पेड़ों के पीछे छुपकर तलवार चलाना सीखा करता था। दरवाजा खुला और सामने एक झुकी हुई पीठ, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था। उसकी आंखों में एक पल को डर झलका, फिर गौर से देखा और चौंकते हुए बोला, आप राजकुमार धुरंधर लाल है ना? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ बाबा, मैं वही हूं और इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। पर डरना मत, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
वह बूढ़ा ठहर कर बोला, अंदर आ जाओ, कोई देख न ले। हम दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुए। दीवारों पर लटकी सूखी लतरें, कोनों में रखे मिट्टी के गमले और एक बत्ती की मध्यम लौ में उसकी आंखें जैसे सब कुछ पड़ रही थीं। मैंने धीरे से कहा, बाबा, हमें उस पुरानी सुरंग का रास्ता चाहिए, वही जो बाग के नीचे से होकर राजमहल के तहखाने तक जाती है। बूढ़े ने कुछ पल आंखें बंद कीं, फिर फूटी आवाज में बोला, उस रास्ते को मैंने अपने हाथों से बंद होते देखा था, पर पूरी तरह नहीं। वहां अब भी एक पत्थरों की दीवार के पीछे संकरा रास्ता बचा है। लेकिन बेटा, उस रास्ते पर अब सलाहकार के आदमी हैं। उसके आदमियों ने बाग पर कड़ी नजर रखी है। रात को हर दोपहर पर पहरेदार बदलते हैं। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं अपनी बहन प्रज्ञा को छुड़ाने आया हूं और अपने पिता को उनकी आंखों से पर्दा हटाने। अगर तुम्हारी मदद मिल जाए तो हम इस महल को फिर से वैसा बना सकते हैं जैसा वो हुआ करता था। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से मेरी हथेली थामी और बोला, तो सुनो, मैं तुम्हें वो छुपा रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, उस रास्ते पर एक मोड़ ऐसा है जहां हर साल मैंने किसी न किसी को खोते देखा है। वहां तुम्हें सिर्फ दिल की सुननी होगी, दिमाग की नहीं। मैं मुस्कुरा दिया। बाबा, मेरे दिल में सिर्फ सच्चाई की आवाज है और अब वक्त आ गया है उस आवाज को सुनने का। उस रात चांद भी बादलों में छुपा था, जैसे वो भी हमारी चालों का राजदार बन गया हो। हम तीनों, मैं, महामंत्री और वो बुजुर्ग माली, दबे पांव उस बाग की तरफ बढ़े जहां हर पेड़, हर झाड़ी अब किसी खतरे की परछाई जैसा लग रहा था। और इस बार हमारी चाल कोई खेल नहीं, बल्कि एक राजसी इतिहास का मोड़ बनने जा रही थी। जैसे ही उस बूढ़े माली की आंखें मेरी आंखों से टकराईं, एक अजीब सी पहचान की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसका चेहरा कांपने लगा, जैसे वो किसी भूली हुई याद को फिर से देख रहा हो। उसने धीमे से पूछा, ये आंखें, ये वही आंखें हैं ना? मैंने बस हल्के से सिर हिलाया और वो बिना कुछ कहे फौरन दरवाजा पूरा खोलकर बोला, जल्दी अंदर आओ बेटा, कोई देख लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। हम तीनों चुपचाप अंदर घुस गए। छोटा सा मिट्टी का कमरा, एक कोने में बुझती हुई दीपक की लौ और बीच में रखी एक चारपाई जिस पर कई सालों का अकेलापन पसरा था। अंदर बैठते ही उसने सब जानना चाहा और जब उसे पता चला कि मैं अपनी बहन प्रज्ञा और अपने पिता को बचाने आया हूं, तो उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोला, राजकुमार, मैंने बरसों से ये जुल्म देखा है, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर आज तुम सच में राजा को बचाने आए हो तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मैंने उसकी हथेली पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए बाबा, बस वो रास्ता चाहिए जो हमें तहखाने तक पहुंचा सके। माली ने चुपचाप कमरे के कोने में पड़े पुराने फटे कालीन को हटाया। उसके नीचे एक भारी लकड़ी का दरवाजा छिपा था। उसने धीरे से कहा, यही वो सुरंग है, सीधे तहखाने तक जाती है। मगर याद रखना बेटा, तहखाने के पास अब भी पहरा होता है। अंदर गए तो होशियारी से बढ़ना होगा। मैंने कमर से अपनी तलवार निकाली, उसकी मुट्ठी कसकर पकड़ी और एक गहरी सांस लेकर बोला, अब वक्त आ गया है इस धरती को उस गद्दार से आजाद कराने का। फिर हम तीनों, मैं, महामंत्री और हमारा वफादार साथी, उस सुरंग के अंधेरे में उतर गए, जहां दीवारों से नमी टपक रही थी और हर पत्थर जैसे हमारे इरादों की परीक्षा ले रहा था। रास्ता तंग था, सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। काई जमी दीवारें, सिर के ऊपर से टपकती बूंदें और हर कदम पर बढ़ती दिल की धड़कनें, जैसे ये कोई साधारण रास्ता नहीं, बल्कि हमारी किस्मत के पन्ने हो। कई मिनट तक हम बस चलते रहे, जब तक वो सुरंग एक भारी दरवाजे पर आकर खत्म नहीं हो गई। पुराना लकड़ी का दरवाजा, लेकिन उस पर जड़े थे मोटे लोहे की प्लेटें। महामंत्री ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, यही दरवाजा महल के तहखाने में खुलता है, लेकिन इससे पहले तसल्ली कर लें कि कोई पहरेदार ना हो। मैंने दरवाजे के कोने में बने छोटे से सुराख से झांका और देखा कि अंदर मध्यम रोशनी में कुछ सैनिक बैठे हैं, ऊबे हुए, उनींदे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। और वहीं बैठी थी हमारी अगली चुनौती, एक गलत हरकत और सब खत्म। मैंने फुसफुसाकर कहा, हमें बिना आवाज किए इनसे निपटना होगा। तभी मेरे बचपन के दोस्त ने
अपनी कमर से एक छोटा थैला निकाला और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसमें है एक खास पाउडर, बूढ़े जादूगर से मिला था रास्ते में। इसे अगर मशाल के पास फेंका जाए तो इसका धुआं इन्हें गहरी नींद में सुला देगा। महामंत्री हैरान होकर बोला, ये कहां से लाए तुम ये सब? मेरा दोस्त मुस्कुराया, शायद किस्मत ने तभी से ये दिन लिख रखा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया और दरवाजा थोड़ा सा खोला। एक कड़कड़ाहट सी हुई, पर सब ठीक था। दोस्त ने फुर्ती से वो पाउडर मशाल के पास फेंक दिया। कुछ ही पल में हल्का धुआं फैलने लगा और सैनिकों की आंखें भारी होने लगीं। फिर एक एक कर सब वहीं कुर्सियों पर ढेर हो गए। काम हो गया, महामंत्री ने धीमे से कहा, और हम तीनों दबे पांव तहखाने के अंदर घुस गए। सामने लोहे की सलाखों वाली कोठरियां थीं, जिनमें कई लोग कैद थे, पर मेरी आंखें तो बस उन्हें ढूंढ रही थीं, मेरे पिता और मेरी बहन प्रज्ञा। तभी एक कोने से टूटी सी आवाज आई, भाई। मैंने देखा वो मेरी बहन थी, जंजीरों में जकड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। मैं फौरन दौड़ा और जंजीरें तोड़ने लगा। पास ही एक और कोठरी में महाराज यानी मेरे पिता भी दिखाई दिए। कमजोर थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी तेज चमक थी। महामंत्री ने जेब से वो चाबी निकाली जो उसने एक बेहोश सैनिक से चुराई थी और तुरंत दरवाजा खोला। जैसे ही जंजीरें गिरीं, प्रज्ञा मुझसे लिपट गई। उसकी धड़कनें जैसे मेरे सीने से टकरा रही थीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, अचानक ताली बजने की आवाज आई और फिर वो हंसी, वो जहरीली, जीत का मजा छकती हंसी। वाह राजकुमार, मुझे पता था कि तुम धोखा दोगे। ये वही दगाबाज सलाहकार था, काले चोगे में, सैनिकों से घिरा हुआ। अब देखता हूं कैसे बचते हो यहां से। उसके शब्दों के साथ ही महल की दीवारें खतरे की घंटियों से गूंज उठीं और सैनिक चारों तरफ से हमें घेरने लगे। हवा में तलवारें तनी थीं। उस रात तहखाने की वो घुटन भरी हवा अब तलवारों की टंकार से भर चुकी थी। चारों ओर दुश्मनों की सांसें गर्म थीं, लेकिन मेरे सीने में जल रही थी एक आग, परिवार को बचाने की, हक छीनने वालों से टकराने की। जैसे ही सलाहकार की ताली की गूंज गूंजी, मेरे हाथ खुद ब खुद तलवार की मूठ पर कस गए। अब ये जंग रुकेगी नहीं। मैं धीरे से बोला, ये लड़ाई अब खत्म नहीं, असली शुरुआत अब होगी। मेरे सामने खड़ा वो विश्वासघाती सलाहकार आंखों में जहर लेकर मुस्कुरा रहा था, जैसे बरसों की तैयारी आज रंग लाने वाली हो। तुम सोचते थे कि तुम जीत जाओगे? उसने घमंड से कहा। मैंने हर मोड़ पर तुम्हें मात देने की साजिश रची थी। तभी मेरे वफादार महामंत्री ने फुसफुसाया, राजकुमार, तहखाने का पिछला दरवाजा हमें बाहर निकाल सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। मैंने सर हिलाया और प्रज्ञा को धीरे से पीछे किया। फिर मैंने दुश्मनों की भीड़ में ऐसे छलांग मारी जैसे कोई बाघ शिकार पर टूटे। मेरी तलवार हवा चीरती हुई चल रही थी। एक के बाद एक सैनिक गिरते जा रहे थे। महामंत्री ने एक सिपाही की तलवार छीनी और 2 दुश्मनों को जमीन छटवा दी। मेरा वफादार दोस्त पीछे से छाया बना लड़ रहा था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में वचन। सलाहकार अब बौखला गया था। ये कैसे हो सकता है? वह बड़बड़ा रहा था। इनका मिटना तय था। तभी उसने एक चाल चली, एक इशारा किया और दूसरे दरवाजे से और सिपाही अंदर घुस आए। संख्या अब 3 गुना हो चुकी थी। चारों तरफ लोहे की चमक और जूतों की धमक थी, लेकिन मेरे दिल में एक ही गूंज थी, अगर आज रुका तो सब खत्म, और अगर लड़ा तो शायद सब वापस मिल जाए। मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि हम एक बारीकी से रचे गए जाल में फंसते जा रहे हैं, मैं झटपट महामंत्री के पास गया और धीरे से बोला, अब एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, अभी। तभी मेरे सबसे वफादार दोस्त ने तहखाने के एक कोने में छुपे एक पत्थर को दोनों हाथों से धक्का दिया और सामने की दीवार में अचानक से एक खुफिया दरवाजा खुल गया, एकदम सीक्रेट रास्ता जैसे किसी पुराने किस्से में होता है। वो बोला, देखो, शायद राजा को इसी रास्ते से यहां लाया गया था। महामंत्री ने बिना वक्त गंवाए चीखा, भागो! और हम सब दौड़ पड़े उस अंधेरे दरवाजे की ओर। लेकिन जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, सलाहकार की गरजती आवाज गूंजी, रोक लो इन्हें! उसके सैनिक पीछे दौड़ पड़े,
लेकिन मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और सामने पड़ी भारी लकड़ी की बल्ली उसे जाम कर दी। कुछ पल की राहत मिली, पर अंदर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। हम एक सुरंग में थे, ठंडी, सीलन भरी और आगे जाकर दो हिस्सों में बंटती हुई। मैंने दीवारों को टटोला और फुसफुसाया, अगर ये सुरंग वही है जिसकी मुझे बचपन में कहानियां सुनाई गई थीं, तो ये हमें महल के बाहर, शायद दरिया के किनारे तक ले जा सकती है। राजा, जो अब तक शांत थे, अचानक बोले, मेरे पिताजी बताते थे, महल बनाते समय एक गुप्त सुरंग बनवाई गई थी जो सीधे नदी तक जाती है। शायद यही वही हो। मैंने हल्की हवा के बहाव को महसूस किया और उसी दिशा में आगे बढ़ा। सब मेरे पीछे चल पड़े, मगर तभी हमें पीछे से कदमों की आवाजें सुनाई दीं। कृष्लाहकार ने सिपाही हमारे पीछे भेज दिए थे। महामंत्री ने फौरन कहा, हमें तेजी से बढ़ना होगा, वरना फंस जाएंगे। कई मिनटों की थकाऊ दौड़ के बाद हम सुरंग के आखिर में एक जंग लगे लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। मैंने धक्का मारा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। थकान से भरे स्वर में मैं बोला, अब क्या करें? महामंत्री ने दरवाजे को गौर से देखा और कहा, यह सालों से बंद है, पर एक साथ धक्का लगाएं तो शायद। हम सब ने मिलकर जोर लगाया और एक भयंकर चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। सामने चांदनी रात थी, ठंडी हवा और बहता दरिया। बस कुछ कदम और आजादी हमारी थी। लेकिन तभी पीछे से जमीन कांपी, कृधमाके की आवाज और सलाहकार की चीख, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। मैं पलटा। सलाहकार दरवाजे पर पहुंच चुका था। कमान उसकी मुट्ठी में थी और तीर मेरे सीने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी महामंत्री बिजली की तरह आगे कूदा और अपनी तलवार से तीर को बीच में ही काट दिया। सलाहकार ने गुस्से से चीखते हुए और सिपाहियों को हमला करने का हुक्म दिया। अब वक्त नहीं बचा था। मैंने तुरंत राजकुमारी, राजा और महामंत्री की तरफ इशारा किया। अब दरिया में छलांग लगानी होगी, वरना सब खत्म। महामंत्री ने बिना सवाल किए सिर हिलाया और हम एक एक कर उस बर्फ जैसे ठंडे दरिया में कूद गए। सीने में डर नहीं था, बस उम्मीद की एक आखिरी किरण थी कि शायद ये छलांग हमें एक नई शुरुआत की तरफ ले जाए। दरिया की वो बर्फ सी ठंडी लहरें बदन को चीरती जा रही थीं, लेकिन आजादी की वो महक, उसने हमारी हिम्मत को जैसे दोबारा जिंदा कर दिया। मैं, धुरंधर लाल, उस रात की हर धड़कन आज भी महसूस कर सकता हूं। पीछे से सलाहकार के सैनिक किनारे खड़े, हैरान परेशान हमें देख रहे थे, जैसे यकीन ही न हो रहा हो कि हम बच निकले। तीर चलाओ, किसी को बचकर मत जाने दो, सलाहकार गुस्से से चिल्लाया, लेकिन अंधेरे और पानी के बहाव ने उसके तीरों को बेमतलब बना दिया। हम सब बहते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिरकार एक चट्टान के पीछे आकर छिप गए। सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन दिलों में एक उम्मीद जिंदा थी। अब हम कहां जाएंगे? राजकुमारी ने कांपती आवाज में पूछा। मैं कुछ देर सोचता रहा और बोला, हमें ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई हमें ढूंढ ना सके और जहां से हम अगली चाल सोच सकें। राजा एक गहरी सांस लेकर बोले, मेरे अपने ही महल में अब दुश्मन बैठे हैं और मेरी प्रजा मुझे मरा हुआ मान रही है। महामंत्री ने राजा का कंधा थामते हुए कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ, बस सही वक्त का इंतजार है। मैं सबको लेकर अपने बचपन के एक पुराने दोस्त के पास पहुंचा, जो कभी पिताजी का भी भरोसेमंद साथी था। उसने हमें दिल से अपनाया और घर के एक गुप्त कमरे में छुपा लिया। उसी कमरे में बैठकर हमने एक योजना बनाई। हमें लोगों को सच्चाई दिखानी होगी। मैंने कहा, उन्हें बताना होगा कि सलाहकार ने किस तरह धोखा देकर राजा को हटाया। महामंत्री बोले, पर कैसे? हर गली, हर नुक्कड़ पर उसके सैनिक हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात पूरे नगर में जश्न है, सब एक जगह इकट्ठा होंगे और वही मौका होगा जब हम सच्चाई को उजागर करेंगे। और फिर अगली रात आई, जब पूरा नगर रोशनी में नहाया हुआ था और हर आंखें उस रंग बिरंगे जश्न की तरफ लगी हुई थीं। हमने शहर में कदम रखा तो न साज था न शोर, बस हम थे और हमारी पहचान एक बहुरूपी के चोले में छुपी हुई थी, जैसे कोई चुपचाप तूफान आने से पहले की हवा। मैं, धुरंधर लाल, अपने भरोसेमंद साथियों संग उस नगर में घुसा। महामंत्री ने एक गमछा अपने कंधे पर डाला और भीड़ के बीच खड़े होकर बोलना शुरू किया। एक राजा था जिसे मरा हुआ समझ लिया गया, पर कभी कभी वक्त की आंखें भी धोखा खा जाती हैं। लोगों की सांसें थम गईं, चेहरे उठे, कान खुल गए और तभी
मैंने एक पुराने मंदिर के जर्जर चबूतरे पर चढ़कर अपने चेहरे से नकाब हटाया और सीना तान कर पूरे शहर के सामने गरज कर बोला, राजा जिंदा हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा शहर सांस लेना भूल गया हो। फिर शोर उठा, लोगों की आंखों में चमक लौटी, और जब मेरे पिता भीड़ से निकलकर सामने आए, उनके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, पर आत्मा वहीं पुरानी आग लिए हुए थी। लोगों ने उन्हें देखा और एक साथ आवाज उठी, राजा अमर रहें। उसी वक्त खबर सलाहकार के काले महल तक जा पहुंची और वो गुस्से में आग की तरह भड़का। सैनिकों की टुकड़ी लेकर वो हमारी ओर लपका, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग जाग चुके थे और सैनिकों के सीने में फिर से वफादारी का खून दौड़ने लगा था। कई सैनिकों ने तो खुद ही सलाहकार को पकड़ लिया। जब वो धूर्त हमारे सामने लाया गया, उसके घुटने कांप रहे थे, चेहरा पीला था। गद्दारी का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है, उन्होंने कहा, और उसे उसी काल कोठरी में डाल देने का आदेश दिया जहां उसने कभी हमें बंद करवाया था। शहर में जैसे उजाला फैल गया, ढोल नगाड़े बजे, लोगों ने मिठाइयां बांटी और हर तरफ जश्न का रंग बिखर गया। मुझे गले लगाया गया, मेरी पीठ थपथपाई गई और महामंत्री को पूरे सम्मान के साथ फिर से उसकी जगह पर बैठाया गया। पिताजी ने मुझे देखा, प्यार से कहा, अब वक्त आ गया है बेटा, राजमुकुट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी नहीं पिताजी, अभी मेरी राह बाकी है। और मैं वापस मुड़ गया। कृण्या मिशन, नया राज, नई मंजिल। शहर की गलियों में ढोल बज रहे थे, पर मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मेरी नजर उस पुराने महल की सबसे ऊंची मीनार पर जा ठहरी, वहीं जहां एक बार मछलियों ने मुझसे फुसफुसाकर कहा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे रास्ते में अब एक और साया खड़ा है। मैंने जैसे ही उस भीड़ के शोर से हटकर महामंत्री की तरफ देखा, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो बेचैनी जो तब होती है जब सब कुछ सही होते हुए भी कुछ बहुत बड़ा अधूरा सा लगता है। मैंने धीरे से कहा, महामंत्री जी, ये सब कुछ ज्यादा ही आसानी से हो गया ना? उन्होंने भी मेरी आंखों में झांकते हुए उतनी ही धीमी आवाज में कहा, राजकुमार, तुम्हें भी वही एहसास हो रहा है जो मुझे हो रहा है। उसी पल एक सैनिक हांफता हुआ अंदर भागा। उसका चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ था। महाराज, खजाने के कमरे में कुछ अजीब मिला है। हम बिना समय गंवाए, पिताजी, महामंत्री, राजकुमारी और मैं सब दौड़ते हुए खजाने की तरफ बढ़े। जैसे ही भारी लकड़ी के दरवाजे खुले, भीतर का सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। जमीन पर एक प्राचीन पुराना कागज यानी तुम्हार पड़ा था, जिस पर सोने की रोशनाई से कुछ लिखा गया था, जैसे वक्त खुद ने उस पर अपना राज दर्ज किया हो। महामंत्री ने कांपते हाथों से उसे उठाया और ऊंची आवाज में पढ़ा, तुमने एक धोखेबाज को गिराया है, मगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अब भी जिंदा है। वो वहीं है जहां तुमने उसे दफन समझा था। मेरी सांसें थम गईं। ये इशारा किसकी तरफ था? मैंने नजरें राजा पिताजी की तरफ घुमाईं। उन्होंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे डर है। ये उस ताकत की बात है जिसे हमने कभी के लिए भुला दिया था। और ठीक उसी पल धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। महल की खिड़कियां कांप उठीं, फर्श तक थरथरा गया। एक और सैनिक लहूलुहान हालत में अंदर गिरा। महाराज, दुश्मन फिर से हमला कर चुका है। मैं आगे बढ़ा और पूछा, कौन? सलाहकार तो कैद में है। सिपाही ने कांपती आवाज में कहा, उनके पास साए की ताकत है। साए? ये शब्द सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। साए की ताकत तो बस कहानियों में होती थी। पर तभी हवा में एक अजीब सी गूंज उठी और जैसे पूरा महल चुप हो गया। सभी ने पलट कर देखा। महल के दरवाजे पर एक लंबा रहस्यमयी नकाबपोश खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। वह धीरे से बोला, मैं तुम्हारे अतीत का वो राज हूं जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, राजकुमार। मैंने तलवार निकालते हुए पूछा, तू है कौन? उसने गर्दन ऊंची की और एक नाम कहा, मैं हूं झल्ला। यह नाम सुनते ही मेरे पिताजी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? वे बड़बड़ाए, झल्ला तो सदियों पहले मारा गया था। नकाबपोश हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सैकड़ों अधूरी कहानियां छुपी थीं। तुमने ऐसा ही सोचा था, पर मैं कभी मरा नहीं राजकुमार। मैं तो बस इंतजार कर रहा था किसी के आने का।
जो मुझे फिर से जगा दे, और तुम्हारे अपने सलाहकार के लालच ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मैं उस रात को कभी नहीं भुला पाया जब पूरा महल झल्ला की परछाइयों में डूब गया था। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, पूरा आसमान जैसे काला पड़ गया। मुझे तब समझ आ गया था कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये हमारे वजूद की लड़ाई थी। अंधेरे में झल्ला की साया सेना महल के हर कोने से निकलने लगी। उनकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और हर कदम पर ऐसा लगता था मानो मौत सरगोशी कर रही हो। मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, लेकिन जैसे ही एक साया पर वार किया, वह धुएं की तरह छिटक कर फिर अपनी जगह खड़ा हो गया। झल्ला की डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम्हारे ये लोहे के खिलौने मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे बगल में महामंत्री खड़े थे। उन्होंने धीमे से कहा, हमें किसी ऐसी ताकत की जरूरत है जो इन साइयों से भी ज्यादा पुरानी हो। और उसी पल मुझे याद आया, वो गांव, वो मछलियां और वो रहस्यमयी बात। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, उसी वक्त समझ आ गया था कि अब हमें बाबा के पास जाना होगा। वही बाबा जिनसे हमें एक ताकत मिली थी, वही जो उस रहस्यमयी दीव के मालिक थे, जिनके बारे में कहते हैं कि वे हवा से बात करते हैं और आग से खेलते हैं। महाराज ने चौंकते हुए पूछा, बाबा? कौन बाबा? और महामंत्री ने फौरन कहा, वो आखिरी उम्मीद है हमारी। राजकुमारी की आंखों में चिंता थी। लेकिन इतनी दूर जाएंगे कैसे? मैंने बिना वक्त गंवाए अपनी अंगूठी पर हाथ रखा, फिर वही अंगूठी जो बाबा ने कभी चुपचाप मुझे दी थी, और धीरे से फुसफुसाया, बाबा, अब आपकी जरूरत है, जल्दी आइए। उस पल जैसे वक्त ठहर गया, हवा भारी हो गई और हम सबकी सांसें थम गईं। अब जो होगा वही तय करेगा कि हम इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे या हमेशा के लिए खो जाएंगे। मैं आज भी उस पल को भूल नहीं सकता जब सब कुछ थम सा गया था और फिर अचानक आसमान गरजने लगा, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान की आहट हो। बिजली चमकी और चारों दिशाओं से दीव, वो रहस्यमयी प्राणी, बादलों को चीरते हुए उतरने लगे। उनका विशाल शरीर आसमान के बीच चमक रहा था और उनकी गरजती आवाज गूंजी, राजकुमार, हमें आदेश दें। मैंने एक पल की भी देर नहीं की, सीधे कहा, हमें तुरंत बाबा के पास ले चलो। अगले ही पल वे झुक गए और मैं, महामंत्री, राजा और राजकुमारी, हम सब उनके पीठ पर सवार हो गए। दीव हवा में ऐसे उठे जैसे रोशनी को भी पीछे छोड़ रहे हों, लेकिन नीचे से झल्ला की भयानक चीख गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसके सायों की मखलूक हमारा पीछा करने लगी, पर दीव की रफ्तार किसी तूफान से कम नहीं थी। कुछ ही देर में हम पहुंच गए उस घाटी में जहां बाबा रहते थे, दीवों के राजा और पुराने युग के सबसे बुद्धिमान रक्षक। बाबा पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे और जब मैंने उनके सामने झुककर कहा, हमें आपकी मदद चाहिए, झल्ला लौट आया है, तो उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे ये सब पहले से जानते हों। मैं जानता था ये दिन आएगा, उन्होंने कहा, पर झल्ला को हराना आसान नहीं, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। फिर उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और पानी की सतह पर मछलियां उभर आईं। उनकी सरगोशी मेरे कानों में गूंजी, राजकुमार, याद करो, हमने तुम्हें एक इम्तिहान दिया था, अब वह वक्त आ गया है। मैंने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। हाँ, मुझे वह रहस्य ढूंढना होगा जो मांझी में कहीं छुपा है। बाबा ने सिर हिलाया और एक तेज जादुई रोशनी से पानी की सतह चटकने लगी और बीच में एक पुराना पत्थर जैसा दरवाजा प्रकट हुआ। बाबा बोले, यही दरवाजा है जो तुम्हें उस रहस्य तक ले जाएगा जिससे झल्ला की ताकत को तोड़ा जा सकता है। पर याद रखना, यह रास्ता सीधा नहीं होगा। मैंने बिना झिझक एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं रुका या डरा तो झल्ला की काली परछाई हमारे पूरे राज्य को निगल जाएगी। जैसे ही मैंने दरवाजे को छुआ, पानी की लहरें तेज होने लगीं और एक पुरानी भारी सी आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो? ये रास्ता सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जो दिल से सच्चाई का चाहने वाला हो। मैंने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं तैयार हूं। मुझे वह रहस्य जानना है जो झल्ला की ताकत को तोड़ सके। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे अंधेरे की एक सुरंग दिखाई दी, जैसे वक्त खुद अपना मुंह खोल रहा हो। बाबा की आवाज फिर आई, सावधान रहना, यह रास्ता तुम्हें मांझी के उस हिस्से में ले जाएगा जहां हकीकत और धोखे के बीच फर्क करना मुश्किल होगा। अगर एक बार भटक गए
तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। जैसे ही मैंने उस सुरंग में पहला कदम रखा, दिल जोरों से धड़कने लगा। पीछे से महामंत्री और पिताजी ने भी साथ चलने की बात कही और राजकुमारी ने तो मेरी कलाई तक पकड़ ली, पर बाबा ने बस एक हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उनकी आंखों में जो गंभीरता थी, उसने सबकी आवाजें वहीं थमा दी। बाबा बोले, ये राह सिर्फ धुरंधर लाल की है। अगर कोई और साथ गया तो वो खुद को खो बैठेगा। पल भर को सब शांत हो गए और मैं धीरे धीरे उस अंधेरे में उतरने लगा जहां रोशनी मेरी परछाई से भी दूर जा रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, लगने लगा मैं हवा में तैर रहा हूं। कोई ठोस जमीन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा जो दिल की धड़कन से टकरा रहा था। तभी दूर एक प्राचीन सा महल दिखाई दिया, धूल और समय की परतों में छिपा हुआ। उसके दरवाजे पर दो पत्थर जैसे प्राचीन योद्धा खड़े थे, जिनकी आंखों में नीली रोशनी जल रही थी, एकदम स्थिर, मगर किसी पल जिंदा हो जाने जैसा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, अचानक उनमें हरकत हुई। दोनों ने एक साथ गर्दन घुमाई और एक भारी आवाज में पहला बोला, जो अंदर जाना चाहता है उसे 3 सवालों का जवाब देना होगा। मैंने बिना झिझके कहा, पूछो। पहला सवाल, वक्त क्या है? एक पल को आंखें बंद कीं और दिल की आवाज सुनी। फिर बोला, वक्त एक बहता दरिया है जो न रुकता है न लौटता है, मगर हर चीज को बदल कर जाता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाया। फिर दूसरा बोला, सबसे बड़ी ताकत क्या है? जवाब मेरे अंदर से निकला, प्यार, क्योंकि ये डर और नफरत दोनों को हरा सकता है। यही हमें इंसान बनाता है। अब दोनों की आंखों में रोशनी तेज होने लगी। लेकिन तीसरा सवाल आया और मैं ठहर गया। झल्ला की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दिल दहल गया, क्योंकि ये वही सवाल था जिसकी तलाश में मैं यहां तक आया था। जवाब अगर गलत हुआ तो शायद दरवाजा कभी न खुले। दिमाग में मछलियों की सरगोशियां गूंजने लगीं। वो बार बार कहती थीं, वो अपनी नफरत से ही जलेगा। और तब समझ आया, झल्ला की असली कमजोरी उसकी अपनी नफरत है। वो जितना औरों से नफरत करता है, उतना ही खुद को खोता जाता है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, झल्ला की कमजोरी उसकी अपनी नफरत है। अगर उसे उसकी ही सच्चाई का आईना दिखा दिया जाए तो वो खुद ही टूट जाएगा। एक पल के लिए वहां सब थम गया। फिर दोनों पत्थर के योद्धाओं की आंखों से इतनी तेज रोशनी निकली कि दरवाजा एक गरज के साथ खुल गया। मैं उस विशाल कक्ष में दाखिल हुआ, जहां बीचों बीच एक प्राचीन किताब चमक रही थी, जैसे किसी राज को छुपाए बैठी हो। जैसे ही मैंने उसके पास जाकर उसे खोला, किताब के अक्षर खुद हवा में तैरने लगे, जैसे वक्त खुद मेरे सामने अपनी कहानी कहने लगा हो। और मुझे यकीन होने लगा कि यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह मेरी पहचान का रास्ता था। मैंने उस चमकती किताब से जैसे ही वो आखिरी पन्ना पलटा, हवा में एक पैगाम उभरा, झल्ला को हराने का एक ही तरीका है, उसे उसके ही अक्स में कैद करो। मेरे भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। अब साफ था कि करना क्या है। मैंने बिना एक पल गंवाए किताब को सीने से लगाया और सुरंग की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दरवाजे से गुजरा, लगा जैसे कोई खामोश खड़ा मुझे बाहर उगल रहा हो, और मैं वापस उसी हकीकत की जमीन पर आ गिरा जहां मेरा इंतजार बाबा, राजा साहब, महामंत्री और खामोश खड़ी राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब वक्त है, जाओ, अपने राज्य को बचाओ। मैं बिना कुछ कहे सिर झुकाया और दीव के साथ सीधे महल की ओर चल पड़ा, जहां झल्ला अपने साए की सेना के साथ तबाही का नजारा बना चुका था। लेकिन अब मेरे पास वो राज्य था जो झल्ला की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। जैसे ही हम शहर के दरवाजे तक पहुंचे, आसमान में घने बादल घिर आए और बिजली की कड़क के साथ झल्ला की फौज सामने आ खड़ी हुई। सैनिक डर के मारे पीछे हटने लगे, मगर राजा ने ललकार कर कहा, यह हमारी आखिरी जंग है, अब नहीं डरेगा कोई। झल्ला आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, मेरे खिलाफ खड़े हो, तुम सब राख बन जाओगे। उसके हाथों से काले शोले निकलने लगे और जमीन कांपने लगी। लेकिन मैं अब डर नहीं रहा था। मैंने घोड़े से उतरकर वो किताब खोली और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारी नफरत में छुपी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। झल्ला जोर से हंसा, बकवास, मैं ना तो डरता हूं ना हारता हूं।
लेकिन तभी किताब के शब्द हवा में तैरने लगे और एक तेज रोशनी झल्ला के चारों ओर लिपट गई। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसका ही अक्स उसके सामने खड़ा हो चुका था, वो रूप जिसे उसने सालों से छुपा रखा था। झल्ला चिल्लाया, ये क्या है? ये मैं नहीं हूं। मैंने कहा, यही तुम हो। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया था, अब उसी से सामना करो। वो अपने ही अक्स से लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार हारता रहा, हर बार उसी पर पलटता रहा। कुछ ही देर में उसका शरीर धुंध में बदलने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ झल्ला हमेशा के लिए मिट गया। जैसे ही वो गया, आसमान साफ हुआ, बादल छट गए और पूरे नगर में सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, राजकुमार धुरंधर लाल जिंदाबाद। राजा ने आकर मुझे गले लगाया और बोले, तुमने सिर्फ हमें नहीं, पूरे राज्य को बचाया है। बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं जानता था, सच्चा दिल और नेक नीयत कभी हारती नहीं। राजकुमारी मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ थामा। तुम सिर्फ योद्धा नहीं, एक अजीम राजा बनोगे। और फिर जब मैं तख्त पर बैठा तो लगा जैसे सफर पूरा हुआ, मगर एक सवाल अभी बाकी था। मैंने बाबा के पास जाकर कहा, मैं राजधर्म निभाऊंगा, लेकिन साथ ही वो ज्ञान भी सीखना चाहता हूं जो अंधेरे को रोशनी में बदल सके, ताकि कोई दूसरा झल्ला कभी जन्म ही ना ले। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, यही असली राजा की पहचान है। और इस तरह मैंने सिर्फ एक ताज नहीं पहना, मैंने वो दीप भी जलाया जो आने वाले समय को रोशन करता रहे। और यहीं खत्म होती है मेरी कहानी, एक छोटे से राजकुमार की, जिसने अपने डर, अपने सवाल और अपने समय से लड़कर अपने लोगों के लिए उजाला वापस लाया। और मैं उम्मीद करता हूं ये उजाला तुम्हारे भीतर भी कुछ जगाए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले रोमांचक किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और सपनों की उड़ान भरते रहिए।